अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा मुसलमानों की तारीख़ का एक सियाह बाब है। सर आगा खान सोयम के एक ख़त से उस्मानी खिलाफत का ख़ात्मा कैसे हुआ? मुसलमानों के लिए सर आगा खान की खिदमत से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें अंग्रेज़ों का एजेंट क्यों कहा जाता है? सर आगा खान सोयम बर्रे सग़ीर में मुस्लिम लीग के बानियों में से थे, जिनकी जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना। ये तारीख़ की एक लंबी कहानी है जो हम आज के इस ब्लॉग में आपको सुनाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। और इस कहानी को शुरू करने से पहले ज़रा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट्स और अपनी राय का इजहार भी करें। ये 3 और 4 मार्च 1924 की दरमियानी रात थी। आबनाए बासफोर्स पर वाक़े महल डोलमा बाचे मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था। महल के मकीन हिस्ब मामूर खाना खाने और दीगर मसरूफियात से निपटने के बाद ख्वाबगाहों में समा चुके थे, लेकिन अभी उन्हें नींद की आगोश में पहुंचे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि महल के बाहर एक मजमा इकट्ठा हो गया। इन लोगों में नुमाया शख्सियत इस्तांबुल के पुलिस चीफ की थी, जिसके पास अभी अभी अंकारा की ग्रैंड नेशनल असेंबली से पास होने वाला कानून पहुंचा था। इस कानून की रोह से जमहूरी हुकूमत ने हुक्म दिया था कि खलीफा और उनके खानदान को जितना जल्द हो सके मुल्क से निकाल दिया जाए। चनाचे ये एहलकार आधी रात के वक्त महल में दाखिल हुए और खलीफा को जगा दिया। मारूफ मौर्रिख बर्नार्ड डेवलिस अपनी किताब द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न तुर्की में लिखते हैं कि एहलकारों ने खलीफा को हिदायत की कि वो सुबह सवेरे 5 बजे तुर्की से निकल जाएं। खलीफा का दिल टूट गया था, लेकिन फिर जल्दी से उन्होंने अपना कुछ जाती सामान बांधने की इजाजत तलब की और दरख्वास्त की कि इनके हरम की औरतों का ख्याल रखा जाए। लेकिन हुकूमत इस खौफ का शिकार थी कि कहीं सुबह ये खबर सुनने के बाद लोग बगावत न कर दें। चनाचे रात के अंधेरे ही में इस मामले को निपटाना जरूरी था। खलीफा को फौरी तौर से कार में बिठाकर नजदीकी शहर तालजा में ले जाया गया और वहां से शाम को बदरिया रेलगाड़ी स्विट्जरलैंड रवाना कर दिया गया। लेकिन शायद खलीफा के लिए स्विट्जरलैंड की जमीन भी पनाह के मूड में नहीं थी। रेलगाड़ी स्विट्जरलैंड पहुंची तो 600 साल तक यूरोप और एशिया पे राज करने वाले खानदान के वारिस और 10 करोड़ मुसलमानों के रहनुमा खलीफा अब्दुल मजीद को सरहद पर इसलिए रोक लिया गया कि जिस शख्स की एक से ज्यादा बीवियां हों उसे स्विट्जरलैंड में दाखिले की जाए। स्विस कानून के मुताबिक किसी मर्द को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत नहीं थी। ताहम कुछ मुज़ाकरात के बाद और अहदे रफ्ता की अजमत का एहसास करते हुए खलीफा को आर्जी तौर पर दाखिले की इजाजत दे दी गई, लेकिन ये शर्त रखी गई कि खलीफा की शादियों के बारे में बाद अज़ा तहकीकात की जाएगी। ये सब कैसे हुआ? आइए तारीख की खिड़कियों से जरा झांकते हैं। लॉर्ड पैट्रिक कनरोस अपनी किताब अतातुर्क रीबर्थ ऑफ ए नेशन में लिखते हैं कि तुर्की में बरसर इख्तिदार कौम परस्तों और उनके रहनुमा मुस्तफा कमाल की उस्मानी बादशाहत और खिलाफत के साथ दुश्मनी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया ने
शिकस्त खाई तो फातेह इत्तेहादियों ने इसके बचे कुचे हिस्सों की बंदरबाट शुरू कर दी। 7 साल की मुसलसल जंग के बाद तुर्क कौम में किसी मज़ाहमत के लिए सकत बाकी नहीं थी। ऐसे हालात में जबकि सुल्तान अब्दुल हमीद और इसकी हुकूमत सारा कुछ इत्तेहादियों के हवाले करके दामन झाड़ चुके थे, तुर्क फौज में कुछ अनासिर ऐसे थे जो इतनी आसानी से मुल्क हाथ से देने पर राजी नहीं। मुल्क के अंदरूनी इलाकों में कई छोटे बड़े लश्कर वजूद में आ गए जो इत्तेहादियों के खिलाफ मज़ाहमत पर आमादा थे। इन लश्करों को दरपर्दा चंद जरनेलों की हिमायत हासिल थी जो उन्हें सरकार के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। इन्हीं में एक जरनेल मुस्तफा कमाल भी था जो जंग अजीब के दौरान एक हीरो के तौर पर उभरा था। वो अब सुल्तान के एडीसी के अहदे पर फाइज था। अगरचे दरपर्दा इसकी हमदर्दी मज़ाहमती फौज के साथ थी। ये मुस्तफा कमाल की जिंदगी में बेअमली का जमाना था। वो अंग्रेज की नजर में मुश्तबा हो चुके थे। उनका नाम उन अफराद की लिस्ट में शामिल था जिन्हें अंग्रेज गिरफ्तार करके माल्टा की तरफ जलावतन करना चाहते थे। दूसरी तरफ मुलाजमत में वो अफसर वकार खास बन चुके थे। कनूज के बकौल वो बहुत उदास थे और बीमार रहते थे। शराब के नशे से उनके चेहरे पर झरियां पड़ गई थी और बाल सफेद हो गए। वो तुर्कों और अंग्रेजों दोनों की नजर में मशकूक थे। वो सड़कों पर बिला वजह घूमते या काफी हाउस में बैठे रहते। वो दुखी और निढाल थे। उन्हें कोई उम्मीद न थी, कोई उनके पास मंसूबा न था। इंसान का बुरा वक्त हो तो सही फैसले भी गलत साबित होते हैं। ऐसा ही कुछ सुल्तान अब्दुल हमीद के साथ भी हुआ। सुल्तान ने अपनी हुकूमत और इत्तेहादी कुव्वतों के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया कि मुल्क के तूल व अर्ज में चलने वाली इन बगावतों को कुचलने के लिए किसी अफसर को वहां भेजा जाए जो मुकामी सतह पर इन मज़ाहमती कुव्वतों के साथ निपट सके। लॉर्ड पेट्रिक ने लिखा है कि इस अहम मुहिम के लिए जब नाम तलब किए गए तो किसी ने मुस्तफ़ा कमाल का नाम तजवीज़ कर दिया। हुकूमत को इन पर एतबार नहीं था, इसलिए कुछ दिनों तक ये कशमकश चलती रही कि उन्हें गिरफ्तार करके जलावतन किया जाए या गवर्नर बना दिया जाए। काबीना में ये मामला पेश हुआ तो शेखुल इस्लाम ने इस बुना पर उसकी मुखालफत की कि मुस्तफ़ा कमाल के बारे में कहा जाता है कि वो खिलाफत को मनसूख कर देंगे और मजहब पर पाबंदी लगा देंगे। ताहम काबीना ने 30 अप्रैल 1919 को उसे गवर्नरी का परवाना देकर शोरिश ज़दा इलाके में भेज दिया। इस फैसले का नतीजा वही हुआ जो हो सकता था। मुस्तफ़ा कमाल ने अनातोलिया पहुंचकर तमाम मज़ाहमती गुरोहों को अपनी क़यादत में इकट्ठा किया और जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर जलसे किए और आवाम को अपनी हिमायत पर आमादा किया। हुकूमत को कमाल की इन सरगर्मियों की खबर मिली तो उसकी तकर्री को मनसूख कर दिया गया और फौज को हुक्म दिया गया कि इसके अहकामात पर अमल न किया जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फौज का हर जवान अब मुस्तफ़ा कमाल ही को अपना कायद समझता था। लॉर्ड एवरसिली ने वाटरकस एम्पायर में लिखा है कि दूसरी तरफ अप्रैल 1920 में सान रेमो के मुकाम पर इत्तेहादियों और सुल्तान के नुमाइंदों की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शाम का इलाका फ्रांस जबकि इराक और फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया को दे दिया गया। तुर्कों के मरकज़ अनातोलिया मौजूदा तुर्की के हिस्से बखरे करके इसे यूनानियों, अतालवियों और आर्मीनियों में बांट दिया गया। इस मुआहदे पर अगस्त 1920 में इत्तेहादियों और उस्मानी सुल्तान के वज़ीर आज़म दामाद फरीद पाशा ने दस्तखत किए और ये मुआहदा सेवरे के नाम से मशहूर हुआ।
یہ معاہدہ عملی طور پر ترکی کے لیے موت کا پروانہ تھا، لیکن سلطان نے اسے قبول کر لیا۔ برطانیہ کے وزیر جنگ ونسٹن چرچل کے بقول اس معاہدے نے نفرت کی اس آگ پر جو مغربی دنیا نے اپنے رویے سے ترکی میں بھڑکائی تھی، تیل کا کام کیا۔ یوں مصطفیٰ کمال کو اتحادیوں اور سلطان کی فوج کے خلاف مزاحمت کے لیے وسیع تر عوامی حمایت میسر آ گئی، اور اس نے پے در پے مہمات کے بعد پہلے سلطانی فوج کو شکست دی اور اس کے بعد یونانیوں کو شرمناک ہزیمت کا چہرہ دکھا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اقدامات کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے انقرہ میں اپنی نئی قوم پرست پارلیمنٹ کا افتتاح کر دیا۔ ملکی سطح پر تو یہ قیادت پہلے ہی مقبول تھی، اب بین الاقوامی سطح پر بھی اسے تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ اس کے بعد سلطان کو احساس ہوا کہ قسطنطنیہ میں ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ انہوں نے آخری موقع پر کئی طریقوں سے قوم پرستوں کے ساتھ سمجھوتے کی کوشش کی، لیکن بات نہ بنی۔ یہاں سے آغا خان سوئم کے اس خط کی کہانی شروع ہوتی ہے جس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا۔ ہندوستان میں خلافت کی حمایت میں زبردست تحریک جاری تھی۔ جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اماں بھی کا یہ قول سارے ہندوستان میں گونج رہا تھا۔ محمد علی برادران پورے ہندوستان میں تحریک خلافت چلا رہے تھے۔ موہن داس گاندھی کی سیاست کا چراغ بھی ٹمٹما رہا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس دوران مصطفیٰ کمال اتا ترک کو سلطان کی برائے نام حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک بہانہ ہاتھ آ گیا۔ ہوا یوں کہ اتحادیوں کی جانب سے لوزین میں ایک امن کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں شرکت کے لیے حزب دستور، سلطان کی حکومت اور نئی حکومت کو الگ الگ دعوت نامے بھیجے گئے۔ قوم پرستوں نے اس موقع پر بہت شور مچایا کہ سلطان کی وجہ سے ترک حکومت اور قوم میں تقسیم پیدا ہو رہی ہے۔ اسمبلی میں تقریریں کی گئیں کہ اگر سلطان کی جانب سے اپنے نمائندوں کو الگ سے بھیجا گیا تو یہ غداری کے مترادف ہوگا۔ اب لوہا گرم تھا اور سلطنت کے خاتمے کے لیے نفسیاتی لمحہ آ پہنچا تھا۔ پھر کیا ہوا، اس کے لیے ہماری دوسری قسط ملاحظہ فرمائیے۔